बच्चों 8th क्लास कंप्लीट करके आप लोग 9th में आ गए एंड 9th क्लास के साइंस की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ से बेटा साइंस में आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। 3 पार्ट्स होंगे बेसिकली, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड मैं बेटा आपको फिज़िक्स टीच करूँगा, फिज़िक्स में थोड़ा मैं गाइड करूँगा आपको। एंड बेटा 9th एंड 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से आपका एक बेस तैयार होगा कि आप आगे 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इस कोर्स के अंदर जो 9th क्लास के आपके स्कूल के सिलेबस में चैप्टर्स हैं उनको भी देखेंगे और उनका थोड़ा थोड़ा एडवांस वर्जन देखेंगे, ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ज़्यादा हो और हमें फिज़िक्स से डर ना लगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक फीडबैक लें बच्चों से, तो बेसिकली बच्चों को फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम लोग बेटा ऐसी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस तैयार हो जाता है, ताकि इन केस अगर आप 11th क्लास में मेडिकल या नॉन मेडिकल की तरफ जाना चाहें तो आपका एक इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर देखेंगे बेटा आज, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मोशन। ठीक है, तो मोशन चैप्टर क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हमें डिस्कस करने हैं, इन सब बातों को मैं आपको बताऊंगा। और ये सेम चैप्टर 11th क्लास में भी होता है और 11th क्लास में इसका काफ़ी डिटेल्ड वर्जन रहता है। तो हम यहाँ पे 9th क्लास में एक बार के लिए जितना हमारा 9th क्लास के सिलेबस में होता है उतना ही डिस्कस करेंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उससे थोड़ा सा और एडवांस वर्जन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम 2 टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रेस्ट एंड मोशन इस चैप्टर में। जैसे मान लीजिए एक ये कार है और एक ये कार है, ठीक है ना। दिस कार इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों मेरे से पूछा जाए कि बताओ भाई बी के बारे में, कि बी रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक है ना, तो बच्चों जब बी को ए देखेगा तो बी के बारे में ए क्या बोलेगा, बी के बारे में ए बोलेगा कि बी रेस्ट पे है। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा ये बी पर्सन जो है ए वाले को अपने साथ लगेगा और इसको ये लगेगा कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है, और वहीं अगर मान लो इस बी पर्सन को सी देखता है, जब सी इसको देखेगा, देखो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आगे है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड आगे है, ज़्यादा स्पीड इसकी है, तो ये आगे निकलेगा और ये जब खुद आगे निकलेगा तो इसको ये फील होगा कि ये बॉडी पीछे जा रही है। ठीक है ना, तो मतलब क्या है बेटा कि सी जो है वो बी के बारे में बोलेगा कि बी किस में है, मोशन में है। ठीक है ना, तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बी जो बॉडी है वो रेस्ट में भी है, वो मोशन में भी है। ठीक है, बी रेस्ट में कब है, जब ए ने देखा, बी मोशन में कब है, जब सी ने देखा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है और उसको किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों रेस्ट का मतलब क्या होता है कि बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, एंड मोशन का मतलब है कि टाइम के साथ साथ बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए जो है वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू बी और बी जो है वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ए। एंड ए एंड बी के बारे में क्या बोलूँगा, ए एंड बी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो यहाँ बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, हमें रेस्ट एंड मोशन देखने के लिए हमेशा एक फ्रेम की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ठीक है ना, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, रेफरेंस फ्रेम का मतलब है वो जगह जहां से आप बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग बॉडी इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। ठीक है बेटा, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को लिखना है, और अब के बाद जब कभी भी मैं आपको वीडियो के बीच में बोलूँगा कि लिखो इसको, आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक पे सारे नोट्स बनाने होंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपरली जब नोट्स बना पाओगे तभी आप एग्ज़ाम के टाइम पे उनको देख करके रिवाइज कर पाओगे, और बिना नोट्स के बुक से पूरा फॉलो करते रहना बहुत डिफिकल्ट होगा, और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो हम लोग बात करेंगे पोजीशन के बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है जिसमें ये मार्क तो है 0 का, ये 5 लिखा है, ये 10 लिखा है, ये 15 एंड सो ऑन इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूं कि एक बॉडी यहाँ पे है। ठीक है,
तो 15, 20, 25, 30, 35 और ये पूरी यूनिट्स किलोमीटर में है, ठीक है ना। तो बेटा जब एक बॉडी यहाँ पे होगी तो इस पॉइंट के हिसाब से मैं इसकी पोजीशन क्या बोलूँगा, 35 किलोमीटर पे है। बात क्लियर है। अब वहीं बेटा रेफरेंस फ्रेम कुछ इस तरीके से शिफ्टेड आ सकता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि मान लो बॉडी है तो यहीं पे ही, पर इस बार हमें देखना बॉडी को यहां से नहीं है, यहां से देखना है। और जब हम यहां से देखेंगे, क्योंकि ये वाला एक्सिस यहां से 5 किलोमीटर शिफ्टेड है, तो मैं इसके हिसाब से बोलूंगा कि पोजीशन क्या बनेगी, 30 किलोमीटर। क्लियर है मेरी बात। तो बच्चों इस वाले फ्रेम के हिसाब से तो पोजीशन है 35 किलोमीटर और इस वाले फ्रेम के हिसाब से पोजीशन क्या है, 30 किलोमीटर। ठीक है। तो वैसे बॉडी सेम जगह पे है पर पोजीशन अलग अलग आ रही है, ठीक है ना। ये अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि अलग अलग जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं और अलग अलग जगह से ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि अलग अलग रेफरेंस फ्रेम है। बात क्लियर है। तो लिखो इसको आप। अब बच्चों हम बात करेंगे दो टर्म की, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको वैसे मालूम भी होगा, आपने पहले भी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ इसको। जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ से चलती है, ठीक है, और मैं कहता हूँ मान लो वो बॉडी इस तरीके से घूम करके यहाँ आती है, तो ये तो अपना है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है अपना फाइनल पॉइंट, मतलब फाइनल पोजीशन। बात क्लियर है। दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। बॉडी इस रास्ते के थ्रू गई है, ठीक है, तो इस रास्ते की लेंथ क्या होगा, मतलब लेंथ ऑफ पाथ जो होता है बेटा, इसको तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब जिस रास्ते से बॉडी आई है उस रास्ते की कंप्लीट लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस, ठीक है। और वहाँ जब बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट को देखने के टाइम पे मुझे इस रास्ते को, इस पाथ को नहीं देखना, मुझे सिर्फ दो बात देखनी है, एक तो इनिशियल पॉइंट क्या है और एक फाइनल पॉइंट क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डायरेक्ट लाइन होती है, डायरेक्ट वेक्टर होता है, बेसिकली डायरेक्ट जो सेपरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास रहेगी बेटा, हम उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। और आपको इस बात में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि अभी से आप इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से सीखना शुरू करोगे और इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, तभी आप आगे साइंस में इंटरेस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने देखा यहाँ पे। मैं दोनों की एसआई यूनिट्स बताता हूँ आपको। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर होती है, ठीक है ना। यूनिट का मतलब क्या कि किस टर्म्स में इन दो टर्म्स को मेजर किया जाता है, ठीक है ना। जैसे लेंथ को हम किलोमीटर, मीटर इस टाइप से मेजर करते हैं, वैसे ही डिस्टेंस भी एक तरीके से लेंथ ही होती है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होती है। तो इनकी एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर्स होती है, आपको याद रखना है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों जो याद करने की है वो ये कि डिस्टेंस जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों ये स्केलर और वेक्टर क्या क्या होते हैं इसके बारे में और बता देता हूं आपको। हम लोग फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, जैसे मान लो हम बात करते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एक टर्म हो गई जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया आपसे अभी। फिर मान लो किसी रॉड की लेंथ आ जाए, ठीक है ना, किसी रॉड की लेंथ आ जाए, देन मान लो कोई फोर्स आ जाए, उस फोर्स की वैल्यू निकालनी आ जाए, ठीक है, या मान लो बेसिकली मास आ जाए किसी बॉडी का, या किसी बॉडी का वेट आ जाए, ठीक है। ऐसे अलग अलग बहुत सारी टर्म्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं इनको। अब बच्चों इनमें से कुछ टर्म्स तो ऐसी होती है जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपको यूनिट की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बेटा कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ की तरफ कोई मतलब नहीं बना, ठीक है ना।
सिमिलरली लेंथ बात की जाए किसी रॉड की, मान लो कोई एक इसी मार्कर की लेंथ नापनी है, मान लो 10 सेंटीमीटर, अगेन कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर हाँ अगर फोर्स की बात करूँ तो फोर्स के अंदर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो बात अलग है, और फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो उसका मतलब अलग बन जाएगा। सिमिलरली जो मास होता है बेटा वो भी किलोग्राम में मेजर होता है और वेट भी न्यूटन में मेजर होता है। तो आप यहाँ तीनों को देखो एक बार आप, ठीक है। आप क्या देखते हो कि इसमें और इसमें तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, पर इस वाले में डायरेक्शन का रोल है, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी आपको बतानी होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है ना। तो बेटा यहां से क्या होगा, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन और आपको याद रखनी है, हमेशा डायरेक्शन होगी I to F। I का मतलब इनिशियल और F का मतलब फाइनल, ठीक है ना। इनिशियल का मतलब शुरुआत वाला पॉइंट और फाइनल का मतलब एंड वाला पॉइंट, ठीक है ना। तभी देखो मैंने जो ये डिस्प्लेसमेंट बनाया है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें ये एरो बनाया है, एरो का मतलब यहां से यहां तक की डायरेक्शन। बात क्लियर है। तो बेटा इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन ये भी आता है कई बार स्कूल्स में कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस लिखने होते हैं। तो आपको जब ये सारी क्लैरिटी होगी तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। एक बार इसको लिखो। तो बच्चों ये देखो डेफिनेशंस आ गई। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, साथ में ये और लिख लेना इसकी यूनिट SI यूनिट मीटर और इसकी भी SI यूनिट मीटर, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या फिर बराबर होगी। जैसे मान लो एक बॉडी ऐसे जाती है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ ये I है, ये F है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट में तो इस लाइन की लेंथ नापनी है, मेज़र करनी है, और डिस्टेंस में हमें इस कर्व की लेंथ मेज़र करनी है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसकी लेंथ छोटी होगी और इसकी लेंथ बड़ी होगी, ठीक है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा और डिस्टेंस बड़ा होगा। एंड अगर मान लो बॉडी ऐसे जाती है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ ये I है और ये F है, तो यहाँ पे ये वो केस हो गया जब बॉडी I से F जा रही है स्ट्रेट लाइन पे। इस केस में अगर मान लो डिस्टेंस मेजर किया जाए या डिस्टेंस मेजर किया जाए, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो आप लिखो इसको। अब बच्चों स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, आप एक बार इसको लिख लीजिए। देखो बच्चों अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स को मेज़र करने के लिए कुछ बेसिकली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखो बच्चों जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब निकालना है, जब एक बॉडी A से B जा रही है एंड देन B से C जा रही है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से यहाँ बॉडी जाती है 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ बॉडी जाती है 3 मीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डिस्टेंस क्या होगा और आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। जब हम A से C तक की बात करेंगे, डिस्टेंस का मतलब ये पूरी लेंथ मेजर करनी है, तो ये 6 मीटर आएगा। और वहीं मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स देखने हैं, A और C, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करके इसकी लेंथ मेजर करनी है। और बाय चांस इस क्वेश्चन के अंदर ये लेंथ भी 6 मीटर के बराबर आ रही है, ठीक है। आप कोशिश किया कीजिए कि जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करना आ जाए ना कभी, तो इसके साथ डायरेक्शन भी लिखो, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन A to C होगी, तो मैं लिख दूंगा A to C, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम A to C और डिस्टेंस की वैल्यू होगी 6 मीटर, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं, आप लिख सकते हो इसको एक बार।
करो सॉल्व। देखो बच्चों, यहां पे बॉडी ए से मूव करके यहां जाती है, ठीक है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि बॉडी इस रास्ते के थ्रू जाती है, और ये रास्ता ऐसा है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 मीटर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर होगा। तो बच्चों, जब डिस्टेंस को मेज़र करने की बारी आएगी तो मुझे इन दो लेंथ को मेज़र करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 4 = 7 मीटर। बात क्लियर है? क्योंकि बॉडी बेसिकली जिस रास्ते पे गई है उस रास्ते से लेंथ अगर मेज़र की जाए तो 3 मीटर की एक लेंथ है और 4 मीटर की दूसरी लेंथ है, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, 7 मीटर। ठीक है ना। और वहीं बच्चों, जब डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने की बारी आ जाए, डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे 2 पॉइंट देखने हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। और यहाँ पे बेटा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ये बनेगी, ठीक है ना। अब बच्चों, इस लेंथ को मेज़र करने के लिए मुझे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। ये लेंथ 3 की है, ये लेंथ 4 की है, मैं कहता हूँ मान लो ये लेंथ x है। पाइथागोरस कैसे लगेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर बनेगा इस तरीके से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एक्स क्या बन जाएगा, 5 के बराबर। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। डायरेक्शन में बोल दूंगा A to C, या फिर इस तरीके से कुछ हम इसकी डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? लिखो इसको।